हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। आज हम लोग एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिसका कि अभी इस बार नेट क्वालिफाई हुआ है। आप लोगों को पता है कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होती है। जो भी इस एग्ज़ाम में अभी बैठे हैं या बैठने वाले हैं वो सब बहुत अच्छे से इस चीज़ से रूबरू होंगे। आज हम लोग उन्हीं से बात करने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि उनका स्ट्रैटेजी क्या है और उन्होंने कैसे प्रिपरेशंस किया। बाकी जो भी है हम लोग उनसे जानेंगे, मिलते हैं उनसे और आगे की बात वहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम। आवाज आ आप रही है मेरी बताएं। क्लियर वे में? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर। वेलकम टू आपका नेट जेआरएफ माइंड में। आप तो पहले से परिचित हैं नेट जेआरएफ माइंड से। जी। सबसे पहले तो आपको मेनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये एग्जाम क्वालिफाई करना खुद में एक बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है। तो उसके लिए आपको पूरे नेट जेआरएफ माइंड टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका और सर का और मैम का, जिनसे मैंने पढ़ा है, जी, और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको आप अपने बारे में लाइक नेम एंड आपने आपका एजुकेशन कहाँ तक है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम प्रशांत कुमार साहू है। मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से में निवासरत हूँ, और मैं यहीं का स्थानीय निवासी भी हूँ। और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुआ है मैंने डिस्टेंस लर्निंग से किया है। तो वैसे तो मेरे पास सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय था नहीं, क्योंकि मैंने डिस्टेंस लर्निंग से किया और मैं साथ में जॉब भी करता हूँ। तो मेरे पास समय का अभाव होने के चलते मुझे डिस्टेंस लर्निंग ही करनी पड़ी। तो इस चीज़ को लेके मेरे पास समय का काफ़ी अभाव था सब्जेक्ट की स्टडी के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप जॉब के साथ आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जी ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो कैसे आपने मैनेज किया? स्ट्रेटजी क्या था आपका? मैम, जैसे मेरे पास समय का तो काफ़ी कम वो था। वैसे भी क्लासेस शुरू हुई थी तो उस क्लासेस भी बहुत लंबे समय के लिए नहीं थी। क्लासेस कुछ 40 दिन के आसपास का समय था जब क्लासेस शुरू हुई थी। बिल्कुल एग्जाम टाइम में ही शुरू हुई थी क्लासेस। तो वैसे भी जॉब से आने के बाद पढ़ पाना और वो थोड़ा कठिन काम था, तो उसके लिए मैंने अलग से स्ट्रेटजी वगैरह फॉलो किया था, और कुछ सर ने भी बताई थी उनको भी फॉलो किया था। मतलब टारगेट स्ट्रेटजी किए थे कि बहुत सारा सिलेबस कवर ना करते हो, क्योंकि वैसे भी सिलेबस बहुत वास्ट है पॉलिटिकल साइंस का। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने टारगेट स्टडी की कि मतलब जिन सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड होते हैं, उन एरिया से फोकस किया। और उसके अलावा मैंने फिर जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर के लिए भी टारगेट की, मतलब जो चीजें आनी ही आनी है एग्जाम में, जैसे आपका डीआई आना ही आना है। जी जी। जैसा आपने बताया कि क्लास में अगर श्योर हूँ इस चीज को लेकर, तो आपने नेट जेआरएफ माइंड का क्लास ज्वाइन किया था? जी मैम, बिल्कुल मैंने सिर्फ नेट जेआरएफ माइंड ही ज्वाइन किया था। अ, कैसा रहा आपका वहाँ से जो आपने मेरे ख्याल से 2 महीने की क्लास थी वो क्रैश कोर्स के हिसाब से। तो वो जो आपने 2 जी महीने जी। की क्लास की तो वो आपके लिए कैसा रहा? जो 2 महीना आपके लिए जो स्ट्रैटेजी था वो आपके प्रिपरेशंस में कितना योगदान दिया आपके प्रिपरेशंस में? मैम, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही। उसका कारण ये है क्योंकि जी, मैंने आपको बताया था कि मैंने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी थी नहीं। मैंने मास्टर्स किया जरूर है, लेकिन मैंने डिस्टेंस लर्निंग से प्राइवेट किया है। तो मैंने बिल्कुल। सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो जो भी क्लास मेरे लिए रही वो हेल्पफुल इसलिए रही क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट पहले से थे ही नहीं बहुत अच्छे। क्योंकि मैं पीसीएस की तैयारी से इस तरफ आया हूँ। मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी भी करता था। तो मैं उस तरफ से इस तरफ आया था। तो उसके चलते मेरे साथ सिर्फ 2 यूनिट का एडवांटेज था। जैसे थे वेस्टर्न और इंडियन दोनों, लेकिन वो जो थिंकर्स होते हैं वो यहाँ पर हम लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ने होते हैं। हुँ, पीसीएस में हुँ। वो उनकी अप्रोच अलग होती है इसके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। हुँ। तो उस लिहाज से मेरे लिए तो ये क्लास में जो भी कुछ मैंने सीखा वो सब कुछ नया था, तो मेरे लिए तो हेल्पफुल रही ही है वो। एंड मैं ये जैसे कि ये आपका क्लास जो था और जैसे कि सर आपके लिए मोटिवेशन सेशन लाते थे या फिर क्लास टू क्लास डिस्कशन करते थे,
तो ये सब चीज़ से आपका जो एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने में है, मैं मान सकती हूँ कि इसमें पूरा आपका योगदान था। हाँ मैम, बहुत हद तक तो योगदान है। मैं कहूँगा कि मतलब क्योंकि इस बार का पेपर भी थोड़ा-सा अलग टाइप का, और जिस हिसाब टफ से था, नेट के हाँ, टफ था। हाँ, टफ टफ भी था मैम, हुँ, और बहुत हुँ। काफ़ी अलग टाइप के पैटर्न का पेपर कह सकते हैं आप इसको, कि शायद हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, पैटर्न हाँ। अभी तक मतलब हर बार नेट अपने आप को ही अपडेट करते जा रहा है, पेपर का पैटर्न सेम नहीं रख रहा है। हर हर पिछले बिल्कुल। कुछ 4 सालों से हर बार उसका पैटर्न चेंज होते जा रहा है। तो हेल्पफुल हुँ, तो हुँ। बहुत रही है मैम, जो डिस्कशन सेशंस हुए हैं बीच में क्लासेस के सर के साथ और वो सब हुँ, कुछ, तो मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कुछ थे ही नहीं। सिर्फ मैंने टारगेट स्टडी की, हुँ, कई सारी चीजें सर ने बताई कि आप ये देख लें, ये देख लें, ये जरूरी चीजें हैं जो आती ही आती हैं। हुँ, तो उस लिहाज हुँ। से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है ये। ओके। तो आपने जो प्रिपरेशंस किया, उसमें सबके होते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं, कुछ वीकनेस होते हैं कुछ सब्जेक्ट में। तो आपके जो वीकनेस सब्जेक्ट थे वो कौन-से थे? एंड उससे आपने कैसे मैनेज किया कि उस वीकनेस सब्जेक्ट से आप मैनेज करके फिर एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो, वो आपने कैसे किया? मैम, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा हुँ, सिर्फ इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग था, और जैसा मेरा मैथ बिल्कुल। सेक्शन स्ट्रांग है, और तो मैंने डीआई वगैरह इन चीज़ों पर फोकस किया। लेकिन सही बात बताऊं तो मैं कि इतना समय भी नहीं मिल पाता है। अगर आप पूरा पेपर रीड करें और डीआई भी अटेम्प्ट करें तो 3 घंटे में पेपर कर पाना, जिस हिसाब से लेंथी पेपर अब होने लगे हैं, वो टाइम हुँ, कंज्यूमिंग होते हैं, तो पेपर अटेम्प्ट कर पाना बड़ी चुनौती टाइप का समय हो जाता है। तो मैं इन 2-3 चीज़ों को अगर मैं छोड़ दूँ, तो सारी यूनिट मेरे लिए नई ही थी, सब चैलेंजिंग ही थी। तब तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा ये सबको मैनेज करना। हाँ मैम, बस इसीलिए तो मैंने बताया कि मतलब सिर्फ हम उन सेक्शंस पे फ़ोकस करें जो कन्फर्म है कि जिनका जो हमारे मार्क्स को एक्सटेंड कर सकें बस। तो एंड आपने बहुत शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशंस किया है, तो आपका पीवाईक्यू को आप किस नज़र से देखते हैं? वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? मैम, पीवाईक्यू की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत ज़्यादा इस लिहाज से कहूँगा मैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट लगाकर देखे थे। प्रैक्टिस सेट मैंने अलग से नहीं लगाए, मैंने पीवाईक्यू के ही लगाए। तो जैसे टॉपिक पढ़ा या जो टॉपिक नहीं भी पढ़ा, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं था, कुछ 15-20 दिन बचे हुए थे लास्ट एंड टाइम में। तो मैंने पूरे 20 दिन, लगभग 15-20 दिन मैंने डेली पीवाईक्यू की ही सीरीज़ लगाई है। तो वो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रही है कि पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न का बहुत अंदाजा हो जाता है बहुत हद तक कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हुँ, अगर और उस पैटर्न के अंदाजे होने के साथ साथ में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिपीट मुश्किल से ही होते हैं, बहुत मुश्किल हुँ, से ही हुँ। क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो ऑप्शंस में होते हैं, या जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। और मेरे लिए पीवाईक्यू इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि पीवाईक्यू जब मैं सॉल्व करता था तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, दोनों पेपर का, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिलाकर। जैसे जब जब मैं सॉल्व करना शुरू किया तो ऐसे क्वेश्चन जो मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन जिनमें मल्टीपल ऑप्शंस हो रहे हैं, वैसे क्वेश्चनों में मैम एक पैटर्न चलता है। तो जैसे जैसे हुँ, आप उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक पकड़ आ जाएगी कि आप किस पैटर्न पे वो क्वेश्चंस चल रहे हैं, या आपको ऑप्शंस कैसे चूज करना, जो चीजें हुँ, आपने हुँ। नहीं भी पढ़ी है। तो आप एक लगभग ऐसा अनुमान जो बहुत सटीक हो सके, आंसर के बहुत हुँ। करीब हो सके, तो उस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं पीवाईक्यू की मदद से। कहीं न कहीं ये आपको कंसेप्ट भी ये क प्रोवाइड करती है कि आप इस कंसेप्ट को अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। पीवाईक्यू आप यही बोल सकते हो। ऑब्वियसली आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो पीवाईक्यू जो होता है वो आपका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता ही है। जी जी बिल्कुल मैम। और सबसे बड़ी बात है कि सॉरी सबसे बड़ी बात है कि आपने जॉब के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया। ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही क्या बोलूँ मैं एक बहुत बहुत ही अनएक्सेप्टेबल बात है। क्योंकि एक तो लोग अगर आप टोटली पढ़ाई पे फ़ोकस करो, उसके बाद भी ये प्रिपेयर कर पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना टफ है। नेट खुद में एक मैटर करती है कि नेट एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेना। ऊपर से आपने जॉब के साथ किया। इसके लिए तो आपको बहुत, बहुत, बहुत बधाई एंड मैं थैंक यू मैम, आपको थैंक यू। एक चीज़ हाँ, और आगे आपका क्या आपके अपने व्यूअर्स के लिए या फिर जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है हम लोगों को पता है। तो
तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम जैसे मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, तो वो सभी के जी। लिए तो एक जैसी हो नहीं सकती, क्योंकि हम सभी के जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत शानदार लेवल पर होगी, बहुत ज्यादा शानदार, सिर्फ उनको फिनिशिंग टच की आवश्यकता होगी। कुछ मेरे जैसे बिगिनर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी डिसाइड किया था लास्ट दिसंबर में डिसाइड किया था कि मुझे इस तरह मतलब नेट का एग्जाम देना है, या और असिस्टेंट प्रोफेसर या और भी दूसरी चीजें हैं उनके उनके तरफ जाना है। तो सबके लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं जो सभी के काम की हो सकती हैं। जैसे मैंने कि पहले भी बताया कि पीवाईक्यू कितने महत्वपूर्ण रहे हैं, तो वो किसी के लिए भी बहुत काम के हैं, चाहे वो बिगिनर हो या कोई बहुत एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर चुका हो तब भी। उसके अलावा मैम सिलेबस सभी के लिए बहुत पेपर सिलेबस से बाहर अगर गया भी तो कुछ करें। हम्म। और इसके अलावा मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण हो ही गए हैं। हम्म। टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा पेपर के लिए, क्योंकि हमारी अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो हम समय मैनेज नहीं कर पाएंगे। जिसे और जैसे कि हिंदी मीडियम के लिए मैम सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज ये है कि फर्स्ट पेपर में आपको बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट या इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना ही होता है, क्योंकि आप हम्म। वैसे भी हिंदी में समझ नहीं पाते हैं आसानी से, इतनी क्लिष्ट नहीं। लैंग्वेज होती है। या तो वो पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं, तो इसमें कई सारे शब्दों का वो अनुवाद इस तरीके से करते हैं कि आम व्यक्ति समझ ही ना पाए उसको। तो बिल्कुल। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, और टारगेट स्टडी बहुत जरूरी है कि आप अपने वीक सेक्शन को थोड़ा मजबूत करें और जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको और ज्यादा मजबूत करें, ताकि हम्म। अच्छा टफ क्यों ना हो, एवरेज हो, मॉडरेट लेवल का हो, कैसा भी पेपर हो, आपका जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो हर स्टूडेंट को पता होती है कि उसकी पॉजिटिव चीजें क्या है, कि वो किन चीजों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके नेगेटिव फिट्स क्या हैं, वो कहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, तो वो सभी को पता होता है। तो वो उस तरीके से स्ट्रेटेजी को लेके चल सकते हैं। ओके। बहुत और एक चीज और मैम, बिल्कुल। एक चीज और जो सबसे बेसिक चीज है वो बहुत जरूरी रहेगी इस पेपर के लिए, आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पे पकड़ इस हम्म। लिहाज से जरूरी है क्योंकि पेपर बहुत डायनेमिक टाइप के हो रहे हैं, बिल्कुल कुछ एकदम। हर बार एक अलग लेवल का चेंज आ रहा है। जैसे आप किसी भी थिंकर को पढ़ेंगे या कोई भी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट पे। आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बढ़िया बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। फैक्चुअल डाटा कम होगा तो चल जाएगा, उसका रीजन ये है कि जब आप पेपर किसी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके पास जब कॉन्सेप्ट होंगे तो आप कम से कम एलिमिनेट करने की स्थिति में तो अच्छे से रहेंगे। जब आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि हाँ ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो आप हम्म। आंसर के बहुत नजदीक तो आसानी से पहुंचेंगे। एकदम एकदम। बहुत आपने अच्छी चीजें बताई। आई होप कि मुझे लग रहा है कि अभी जो एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में नेट के, उसमें मेरे ख्याल से जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, उसको जो आपका स्ट्रेटजी है बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपने जो बताया वो एग्जैक्टली बताया कि क्या एकदम सही है और क्या गलत है। क्योंकि एक होता है ना कि बहुत स्ट्रेटजी ऐसे होते हैं कि बच्चों को उलझा के रख देता है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, तो बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है कि हम एग्जैक्टली करें क्या। तो मेरे ख्याल से जो आपने बताया वो बहुत ही टू द पॉइंट व्यू बताया। एंड लास्टली मैं आपसे अभी बोलना चाह रही हूँ कि अभी नेट जेआरएफ माइंड का एक क्लास लॉन्च की है, अगर आपको पता हो तो, दिसंबर के लिए, शायद आपको पता हो, इन्फॉर्म हो। जी उसके जी। लिए जो भी बच्चे अभी ले रहे हैं, जो भी बच्चे उस क्लास कोर्स को ले रहे हैं, 2 महीने में कंप्लीट करवाएंगे सर या मैम जो भी हैं, तो आप उसके बारे में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? वो ले, अगर ले तो कितना हेल्पफुल है उसके एग्जाम के लिए? और एक जो नेट जेआरएफ माइंड है, आपको पता होगा कि एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है। जो भी हमारे बच्चे आते हैं उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको डिमोटिवेशन से सेशन हो, या फिर आपका एग्जाम में कोई दिक्कत आ रहा हो, या प्रिपरेशंस में कोई प्रॉब्लम हो, सबसे हम लोग डील करते हैं। ऐसा नहीं कि बस क्लास लिए और खत्म हो गया। ये तो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आप प्रीवियस बच्चे रह चुके हैं। तो आप उन बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे जो अभी क्लास कोर्स लेने वाले हैं? उनसे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैम मैं उनसे तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखिए स्ट्रेटेजी सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया।
कि हम्म। कॉमन चीजें सिर्फ थोड़ी हैं, बाकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्ट्रेटेजी तो अपनी खुद की भी होती है कि व्यक्ति को किस तरीके से पढ़ना है, उसको कितना समय दे पा रहा है, उस पर भी निर्भर कर सकता है। बहुत सारे लोग मैम जॉब के साथ परस्यू करते हैं इसको, कि जॉब भी चल रही होती है उनकी, उसके साथ में वो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमए के सेकेंड ईयर में होते हैं या फर्स्ट ईयर में भी होते हैं कुछ लोग, तो वो उसके साथ इसको लेकर चलते हैं। तो उन लोगों के पास समय की काफी उपलब्धता होती है। ऐसे लोग जो जॉब के साथ कर रहे होते हैं उनके पास समय कम होता है। और ऐसे भी लोग हैं जो तैयारी बहुत सीरियस स्तर पर नहीं करने, मतलब वो सिर्फ एनरोल हो जाते हैं, या और भी ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ हाँ कि हमें पेपर देना है। लेकिन मैं सभी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पेपर सिर्फ कलेक्टिव अप्रोच से निकलेगा। किसी भी ट्यूटर अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो अकेला ही किसी व्यक्ति का पेपर निकाल दे। कोई बिल्कुल। ट्यूटर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कोई इंस्टीट्यूट कहीं भी चले जाए, किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर ले, अगर बहुत अच्छा भी पढ़ा रहा है और अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबली उस अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो फिर रिजल्ट आसान नहीं होगा मैम। मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिलना कठिन है। जी जी जी। इसलिए कलेक्टिव अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि मतलब आप अपना एफर्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी अपना एफर्ट ही है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ट्यूटर हो, वो सिर्फ आपको गाइड करने, अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, चीजें आपको याद रखनी, सब कुछ आपको ही करना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड फिर से मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि पूरे नेट जेआरएफ जो टीम है, जो उसकी टीम आपको बधाई देती है, एंड पहले भी आपको दे चुके हैं उसके लिए। जी एंड जी, बहुत आई बहुत होप कि धन्यवाद आगे मैम। का जो फ्यूचर है वो आपका बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ज्यादा ब्राइट हो। आप आगे ऐसे ही बढ़ते जाओ जिस तरह भी बढ़ रहे हो। एंड आपने हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन किया, आपने हमारे टीम को ज्वाइन किया, उसके लिए सो मेनी थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपको हमसे भी मिलके या आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपका चैनल से भी और आपसे बात करके भी। थैंक यू।